Okay guys, so up till now we have done the periodic table. Periodic table हमारा first chapter हो गया था. Now today we are going to start with the air, oxygen and water. So this is the next part, next chapter we are going to start. The name of this chapter is air, oxygen and water. So let's start with the air first of all. Air क्या चीज होती है जी? Keep remember my dear students that air जो है it is the mixture of different gases. ये different gases का जो है वो mixture होती है मेरे बच्चों, ठीक है? So air is the mixture of different gases. Okay, so air is the mixture of different gases. Air में बहुत सी gases जो हैं मेरे बच्चों वो mix हुई होती हैं जी, ठीक है? So what are the mixed gases? कौन-कौन सी gases जो हैं वो air में present होती हैं? So let's start. पहली gas जो air में होती है that is nitrogen. The formula of nitrogen that is N2 and that is almost 78%. ठीक है जी, 78% आपकी air के अंदर जो है वो nitrogen होती है जी. The second gas present in the air that is oxygen. Oxygen का formula होता है मेरे बच्चों O2 and it is almost 20 to 21% in the air. The third gas present in the air that is carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide का formula होता है CO2 and it is almost 0.03%. Air में ये 0.03% होती है जी. And the fourth gas present in the air that is noble gases. ठीक है जी, noble gases हमने कल भी पढ़ा था मेरे बच्चों. ग्रुप 8 या ग्रुप 0 की जो गैसेस होती हैं उनको हम लोग जो है वो नोबल गैसेस का जो है वो नाम देते हैं. और नोबल गैसेस जो हैं दे आर ऑलमोस्ट 1% इन द एयर. एयर में 1% होती हैं जी नोबल गैसेस. नोबल गैसेस में कल भी हमने पढ़ा था कौन-कौन सी गैसेस होती हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन वगैरह, ये सारी गैसेस होती हैं. लेकिन इन सारी गैसेस में से सबसे ज्यादा जो अमाउंट होती है वो आर्गॉन की होती है which is almost 0.7%. जबकि 1% में से 0.7% आपकी आर्गॉन है, जबकि बाकी जो आपकी हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन वगैरह हैं मेरे बच्चों they are 0.3%. वो 0.3% होती है जी. You got it? अच्छा जी, उसके बाद एयर में लास्ट गैस that is water vapor. Water vapors होते हैं जी. और water vapors जो हैं keep remember they are variable. उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है एयर के अंदर वो चेंज होती रहती है जी. ठीक है, जिस दिन बारिश होगी उस दिन वाटर वेपर्स आपके ज्यादा होंगे और जिस दिन सनी डे होगा, धूप निकली होगी, उस दिन वाटर वेपर्स जो है वो कम होते हैं. सो दिस इज द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ एयर. ये एयर की कंपोजिशन है जी. एयर के अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20 to 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नोबल गैसेस 1%. नोबल गैसेस में आर्गॉन जो है वो सबसे ज्यादा होती है 0.7%, जबकि बाकी जो गैसेस हैं दे आर 0.3%. और वाटर वेपर्स जो हैं दे आर वेरिएबल.
यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ लगी, आई कैन रिपीट इट फॉर यू। समझ लगी है सबको बच्चों? यस। अच्छा जी, एक छोटी सी चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है मेरे बच्चों, कि एयर में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है, दैट इज ऑक्सीजन। इट इज द रिएक्टिव ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है जी। रिएक्टिव वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई कहे कि एयर में जो है वो रिएक्शन किया है, एयर ने किसी चीज के साथ रिएक्ट किया है, तो कीप रिमेंबर एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है, बाकी कोई भी गैस जो है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स, ये किसी चीज के साथ मेरे बच्चों रिएक्ट नहीं करते जी। ठीक है जी। सो दिस इज द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ द एयर। ये आपकी एयर की कंपोजिशन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। To demonstrate the amount of oxygen in air. ठीक है जी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एयर के अंदर कौन कौन सी गैस जो है उसकी कितनी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है जी। ठीक है, उसके लिए मेरे बच्चों हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। सबका ध्यान इधर को पहले जरा सुन लीजिएगा थोड़ा सा, बल्कि बनाते जाए साथ साथ, मैं भी समझाता हूँ थोड़ी देर तक, आप लोग साथ साथ बनाते जाए इसको, डायग्राम को। वालेकुम अस्सलाम।
ओके मेरे बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट वी हैड स्टार्टेड विद द कंपोजिशन ऑफ एयर। मैंने आपको नॉर्मल एयर की कंपोजिशन बताई है। एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनकी क्या क्या परसेंटेज है। और एयर में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव गैस है दैट इज ऑक्सीजन। नाउ we are going to start with an experiment to demonstrate the amount of oxygen in the air। हमें कैसे पता चलेगा कि एयर के अंदर जो है वो 20 to 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है। अब जरा 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दीजिए और प्लीज लिसन, इसको सुन लीजिए प्लीज एवरीबॉडी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द 2 गैस सिरिंजेस। आपको 2 गैस सिरिंजेस लेनी है। गैस सिरिंज जो होती है मेरे बच्चों वो ग्लास की बनी होती है, शीशे की बनी होती है, ठीक है। और उसके अंदर ये पिस्टन भी जो है ये शीशे का बना होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है जी। गैस सिरिंज 1 जो है इसके पिस्टन को आपने ओपन कर देना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक। इसको 100 cm क्यूब तक जब आप ओपन कर देंगे तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, एयर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एयर आ चुकी है 100 cm क्यूब, ठीक है। गैस सिरिंज 2 जो है उसका पिस्टन आपने 0 पे रखना है, बिल्कुल बंद है, उसमें कोई एयर नहीं है। और इन दोनों गैस सिरिंजेस को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने ज्वाइन कर देना है। ये एक पायरेक्स की बनी हुई ग्लास ट्यूब है, ठीक है जी। पायरेक्स जो है एक स्पेशल ग्लास होता है मेरे बच्चों व्हिच डज नॉट ब्रेक अप ऑन हीटिंग, वो हीट करने पे टूटता नहीं है जी, ठीक है। और इसके अंदर हमने रखा हुआ है पायरेक्स की ग्लास ट्यूब के अंदर कॉपर, और कॉपर को हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, हीट करते जा रहे हैं। अब कॉपर के कंपाउंड्स के मैंने यहाँ पे कलर्स लिख दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए, बार-बार इनका जिक्र आता है, सुन लीजिए। कॉपर इटसेल्फ इज पिंक और रेडिश ब्राउन। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का है। कॉपर ऑक्साइड, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, यानी कॉपर ऑक्साइड दैट इज ब्लैक इन कलर। उसके बाद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस वर्ड का मतलब होता है कि पानी जिसमें ना हो, यानी कॉपर सल्फेट पानी के बगैर जो है वो व्हाइट कलर का है। और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड का मतलब अगर कॉपर सल्फेट में पानी डाल दिया जाए तो वो ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर के ये सारे कंपाउंड्स के कलर आप लोगों को लर्न होने चाहिए या याद होने चाहिए जी। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या, यहाँ पे कॉपर पड़ा हुआ है जो कि पिंक कलर का होता है जी, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कॉपर पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे स्टार्ट करना है। ये आपके पास जो गैस सिरिंज 1 है इसके पिस्टन को आपने अंदर की तरफ दबाना है। तो ये जो एयर है ये यहां से होती हुई हॉट कॉपर के ऊपर से होती हुई यहां पे आएगी और इस गैस के पिस्टन को पीछे की तरफ जोर लगाएगी, तो ये पिस्टन पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इस गैस सिरिंज के पिस्टन को अंदर की तरफ दबाइए, तो जो एयर है वो हॉट कॉपर के ऊपर से होती हुई इधर आएगी और इसके पिस्टन को ओपन कर देगी। आपने कंटिन्यूअसली दोनों गैस सिरिंजेस के पिस्टन को जो है वो पुश करते रहना है, so that the air should pass over the hot copper। hot copper के ऊपर से एयर जो है वो पास करती रहेगी। अब मेरे बच्चों कॉपर जब हॉट हो रहा है तो एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाती है, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है जी। इसको बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, इधर 2 लिख दें, कॉपर 2 हो गए, इधर 2 लिख दें। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर का होता है और कॉपर जो है ये किस कलर का था मेरे बच्चों, ये पिंक कलर का था। यानी यहाँ पे जो पड़ा हुआ कॉपर पिंक कलर का था वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। इट विल टर्न ब्लैक। क्यों? क्योंकि एयर की जो ऑक्सीजन है वो इस कॉपर के साथ रिएक्ट करना शुरू हो गई है। तो एयर जो है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो यूज हो रही है टू रिएक्ट विद द कॉपर। तो एयर का जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हमने एयर का वॉल्यूम लिया हुआ था 100 cm3, तो एयर का वॉल्यूम 100 से कम होते होते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा मेरे बच्चों
कि जहां पे एयर की सारी ऑक्सीजन जो है वो इस कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट। अब इन दोनों गैस सिंजेस के पिस्टन को चाहे आप 10 सालों तक भी जो है वो पुश करते रहो तो उसका एयर का वॉल्यूम मजीद डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो रिएक्टिव गैस थी ऑक्सीजन वो रही नहीं, वो सारी की सारी कॉपर के साथ जो है वो रिएक्ट करती है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रीडिंग्स नोट कर लेनी है। मसलन हमारे पास जो रिमेनिंग एयर वॉल्यूम है, यानी जितना एयर का वॉल्यूम बचा है वो हमने नोट कर लिया। सपोज करें वो 80 cm³ है, तो जो यूज्ड एयर वॉल्यूम हुआ है, यूज्ड एयर वॉल्यूम, जो एयर यूज हुई है वो असल में ऑक्सीजन यूज हुई है, तो टोटल 100 था, उसमें से 80 बच गया यहाँ पे, तो यूज कितना हुआ है 20 cm³। ठीक है जी, तो जो यूज हुआ है वो असल में ऑक्सीजन यूज हुई है, तो आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, 20 टोटल वॉल्यूम कितना था 100 और इनटू 100 कर दे तो ये आपका 20% आ जाएगा। तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगी आपकी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यू गॉट इट गाइस? इसकी जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैंने इसको रब कर रहे हैं। अच्छा मेरे बच्चों 2 मिनट के लिए रुक जाइए, थोड़ी सी कैलकुलेशन पेपर 4 में अक्सर आ जाती है, मैं आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 2-3 तरीकों से इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। सपोज करें कि हमारे पास अगर एयर का वॉल्यूम होता, एयर वॉल्यूम होता 90 cm³, यानी यहाँ पे तो हमने 100 लिया है ना, अगर 90 होता तो मेरे आप लोगों से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रिमेनिंग एयर वॉल्यूम कितना होता, ठीक है जी, ये आप फाइंड आउट करें। और दूसरा यूज्ड एयर वॉल्यूम जो है वो कितना होता, वो आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। उसका बड़ा आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों ने क्या करना है, एक तरफ लिख लेना है एयर, एक तरफ लिख लेना है ऑक्सीजन। हमेशा रेशियो याद रखो कि एयर में 20% ऑक्सीजन है, तो 20 आउट ऑफ 100 में से 20 ऑक्सीजन है, ये आपने खुद लिख लेना है। अब आपको एयर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 90, तो इसमें से कितनी ऑक्सीजन होगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया जी 18 cm³। तो 18 cm³ आपके पास यूज्ड एयर वॉल्यूम आ गया 18 cm³। यहां तक समझ आ गई है जी? ठीक है। अच्छा यस सर। रिमेनिंग जी बेटे कुछ पूछना है? कामरान? नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा अब दूसरा यूज रिमेनिंग एयर वॉल्यूम, यानी एयर में रिमेनिंग एयर वॉल्यूम 72 100 एयर हो जी। कामरान कुछ कह रहे हो यार? सर मैं कह रहा हूँ 72 cm³ जी 72 वो भी तरीका है कि 90 में से 18 माइनस करते हैं तो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर आता है, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका एक और भी आपको बता रहा हूँ, 100 अगर एयर है तो उसमें से रिमेनिंग एयर 80 होती है, तो हमारे पास अगर 90 ये है तो उसको x कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 72 cm³ आ गई। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। यू गॉट इट? रिमेनिंग एयर यानी आपकी रिमेनिंग एयर वॉल्यूम कितना होता है 100 में से 80, यानी 100 में से 80 रिमेनिंग एयर है, ये आपको याद होना चाहिए। 100 में 20 ऑक्सीजन है, ये याद होना चाहिए। बाकी 90 आपको ये गिवन है तो ये फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर। यू गॉट इट? अच्छा जी अब मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं और वो तीनों क्वेश्चंस आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं जी। पहला क्वेश्चन मेरा है कि अगर आपके पास जो एयर वॉल्यूम है वो 80 cm³ होता तो रिमेनिंग एयर वॉल्यूम वो आपने फाइंड आउट करना है, और यूज्ड एयर वॉल्यूम ये आपने फाइंड आउट करना है। ये पहला क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन, एयर का वॉल्यूम आप लोग फाइंड आउट करें अगर रिमेनिंग एयर वॉल्यूम 120 cm क्यूब हो। ठीक है जी, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि एयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करें अगर यूज्ड एयर वॉल्यूम यानी ऑक्सीजन जो है वो कितनी हो, 160 cm क्यूब हो। ये मेरे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को जरा सॉल्व कीजिए प्लीज। ये वाला रफ कर दूं बच्चों? यस सर। जल्दी करो यार। जी बेटे हो गए, ये आंसर्स हो गए? जी सर। जी पहले का आंसर क्या आया जी, बोलो सोहा। सोहा है कि नहीं? सिमल बोलोगे? सर रिमेनिंग एयर वॉल्यूम 64 आ रहा है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 16। जी यही आ रहा है सबका बच्चों? यस सर। यस सर। यही आ रहा है। अभी अगला बोलोगे क्या आ रहा है? 150 cm क्यूब यही आ रहा है जी मेरे बच्चों? 150 cm क्यूब आ रहा है जी सर। सर मेरा 120 आ रहा है। 120।
120 तो यार ये रिमेनिंग एयर वॉल्यूम है बॉय, 120 तो हो नहीं सकता। ये देखिए एक तरफ एयर लिख दें और एक तरफ रिमेनिंग एयर वॉल्यूम लिख दें, तो एयर अगर 100 हो तो रिमेनिंग एयर वॉल्यूम 80 होता है। आपके पास रिमेनिंग एयर वॉल्यूम 120 है, तो ये कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 120 into 100 डिवाइडेड बाय 80 करके देखिए कितना आता है, कैलकुलेटर पे करो, 150 आ रहा है जी। अच्छा जी अगला बताएं जी। सर वो मैंने 80 20 की जगह 80 लिख दिया था, जी तो 80 की जगह 20 लिख दिया। आमना काशिफ आप बताओ बेटे, used air volume is if 160 cm cube, what should be the air volume? सर मैं IGCSE वाली केमिस्ट्री लेती हूँ and this topic is not in my syllabus. Bete, this is the part of your syllabus. I am teaching IGCSE as well, my dear. This is the part of your syllabus. ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे। Okay. This is the part of your syllabus, my dear. जी किसी और ने किया हो बच्चों? नेहा सर 800 है। Yes, sir, 800 आ रहा है। 800 जी, 800 ही आ रहा है सबका, किसी का चेंज तो नहीं आ रहा? Yes. ठीक है जी। अभी मैं इसकी जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसकी मैं तफसील लिख रहा हूँ, ठीक है। जी सर मैंने आपके साथ पूछा किसी को कोई मसला है, किसी ने बताया नहीं। सर ये नीचे नजर नहीं आ रहा। अभी आ जाता है, ये लो अब आ रहा है, कर लो इसको। यस सर आ गया। छोड़ ले लो। ले लिए सर। आमना दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस बेटे, आपको किसी ने गलत बताया है, एयर ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है जी। इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस माय डियर। I think we've just not done this topic yet. ओके अच्छा बेटे, ये मैंने लिख दिया जो मैंने समझाया एक्सपेरिमेंट, टेक टू गैस रेंजेस इन सच अ वे that one of the gas range piston is at 100 cm cube and other gas range piston is at 0 cm cube. Join both gas ranges with the Pyrex glass tube having copper being heated from outside. Press the pistons of both gas ranges right after one another so that the air should pass over the hot copper. Oxygen in air will react with hot copper to form copper oxide. The volume of air will decrease as O2 is used in. Note the volume of air remaining. ठीक है जी, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट मैंने लिख भी दिया जी, इसको रब कर दूं बच्चों? यस।
इसमें सर ये बेटे वो लास्ट पॉइंट नजर नहीं आ रहा सर, नोट द वॉल्यूम ऑफ वाला। यार मैं इसको कर रहा हूँ, ये अब आ रहा है। सर अब सही। अच्छा मेरे बच्चों, जस्ट लिसन, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए प्लीज। The next topic of this chapter we are going to start, that is the fractional distillation of air. Before starting this topic, I want to tell you what is the fractional distillation. Distillation दो तरह की होती है, एक को कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन और एक को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या चीजें होती हैं, इनको कब यूज करते हैं? लेट्स सपोज आपके पास कोई एक सॉलिड चीज है, ठीक है, और एक लिक्विड चीज है। ये सॉलिड चीज लिक्विड के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो गई है, नजर आनी आपको बंद हो गई है, ठीक है जी। तो इन दोनों को आप लोगों ने सेपरेट करना है, सॉलिड को और लिक्विड को। तो उनको सेपरेट करने के लिए यू यूज द प्रोसेस सिंपल डिस्टिलेशन। यानी सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। लेट्स सपोज आपके पास खाने वाला जो नमक है, सोडियम क्लोराइड है, उसको आप पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, तो नमक जो है वो आपको नजर आना बंद हो गया है, ठीक है। आपने नमक को और पानी को अलग-अलग करना है, तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। इसके कंपैरिजन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? आपके पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैं, ठीक है जी, और वो लिक्विड्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मिसिबल हैं। मिसिबल वर्ड का मतलब होता है डिसॉल्व हो गए हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। मसलन आपके पास लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3 और लिक्विड 4, ये 4 लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, L1, L2, L3, L4, ठीक है जी। इनको आपने एक दूसरे से सेपरेट करना है, ये एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, एक दूसरे में मिसिबल है, आपको नजर ही नहीं आ रहा कि कौन सा लिक्विड कहां पे है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है। मसलन इसका मेल्टिंग पॉइंट है 40, इसका मेल्टिंग गलत कह दिया, बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40, इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज कर लें 68, इसका बॉइलिंग पॉइंट 72, इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 है। ये बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो मेरे बच्चों, इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यानी अगर 2 लिक्विड्स है, सपोज करें आपके पास कोक की बोतल है, स्प्राइट है, मिरिंडा है और पानी है, वो मिक्स हो गए हैं। आपने इन चारों चीजों को सेपरेट करना है और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। तो इनको सेपरेट करने के लिए मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमने करनी है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल इसकी तफसील जो है वो शुरू करेंगे।